आपका स्वागत है जीएस ज्ञान कोर्स पे। आज फिर हम एक फिजिक्स का बहुत बेहतरीन टॉपिक लाए हैं जिससे काफ़ी प्रश्न आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो पे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर बल के बारे में हम बातें करेंगे। तो बल क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको काफ़ी वीडियो को काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पार्टों में बांट देने का, लेकिन आपको पूरी जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा से यही करता हूँ कि पूरी से पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, जिसके कारण आपका 6, 7, 8, 9 नहीं 11 में भी ये वीडियो काम करे। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वो आपको 11 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक बेहतरीन लाइन के साथ कि वह वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, कि वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, अगर जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो आपने ये टॉपिक ऑलरेडी, अगर आप 6th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ा होगा कि बल एक धक्का या खिंचाव है। ठीक है, बल एक धक्का या खिंचाव है। ठीक है, जिससे किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो बस उसी डेफिनेशन में कुछ तोड़ मड़ोड़ के मैं एक नया डेफिनेशन आपके सामने लेकर आया हूँ कि बल एक बाहरी कारक है जिससे वस्तु की आकार, वस्तु की दिशा और वस्तु की गति परिवर्तन हो जाए या परिवर्तन होने की चेष्टा करे। उस फोर्स को, उस बाहरी कारक को हम बल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक आपसे पूछेगा कि बल किस प्रकार से इन तीनों फैक्टरों पर अप्लाई होता है, यानी आपको ये दिमाग में होगा कि भैया आपने तो कह दिया आराम से कि बल वह बाहरी कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की आकार में परिवर्तन हो सकता है या परिवर्तन होने की चेष्टा कर सकता है, या गति में परिवर्तन हो सकता है या गति में परिवर्तन होने की चेष्टा करता है, या दिशा में परिवर्तन हो सकता है या दिशा में परिवर्तन होने की चेष्टा करता है। लेकिन बताइए ये तीनों जो फैक्टर है वो किस तरीके से एप्लीकेबल है। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ मैं कि देखिए, अगर कोई वस्तु आपके पास है, ठीक है, तो जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है तो इसका आकार जो है ये सॉलिड बॉडी इसकी। ठीक है, तो ये जो सॉलिड बॉडी है अगर मैं इसके ऊपर बाहरी कारक यानी अपना ये वो बल लगाता हूँ तो इसके अंदर आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि ये आकार में परिवर्तन आने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस फोर्स को और बढ़ा देता हूँ इसके कैपेसिटी से भी ज़्यादा, तो ये दो भागों में परिवर्तन हो जाएगा, यानी इसके किसी न किसी तरीके से इसके आकार में परिवर्तन होने देखने को मिलेगा। जब अगर आप किसी भी वस्तु पर बल लगाएंगे यानी बाहरी कारक लगाएंगे तो आप उसके आकार में परिवर्तन जरूर देखने को मिलेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आप उसकी अवस्था के अकॉर्डिंग आप उस पर बल लगा रहे हो। अगर ये सॉलिड है तो इस पर आपको अधिकतम बल लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर्ड ऑफ इलास्टिक। इलास्टिक में आप बल लगाइएगा, जैसे आपके पास एक रबड़ होगा, इरेजर जिसको कहते हैं, तो उसको अगर आप उस पर अगर बल लगाएंगे तो कम से कम बल में ही वो अपने आकार में परिवर्तन कर लेगा। ठीक है, बल्कि उसके पास इलास्टिसिटी है, वो रिगेन करेगा अपने ओरिजिनल पोजिशन को, बट फिर भी उसके आकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? वैसे ही गति में किस प्रकार से है कि जैसे अगर कोई वस्तु रुकी हुई है या कुछ नॉर्मल गति से चल रही है तो अगर उसमें और बाहरी कारक लगाएंगे, यानी अगर कोई देखिए, अगर कोई बच्चा अगर कोई गाड़ी चला रहा है, जो बचपन में उसे गाड़ी धकेल धकेल के चलाते हैं, वही गाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो क्या करते हैं जब आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जब उसमें बाहरी फोर्स लगाते हैं ना, तो उसकी गति बढ़ जाती है। या कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो उसमें बाहरी कारक लगाते हैं तो वो भी वस्तु परिवर्तन, अपनी अवस्था को परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, यानी अपनी गति में परिवर्तन करता है। पहले रुकी हुई थी अब चलने लगी, तो वो अपनी गति में परिवर्तन किया तो
या गति में परिवर्तन होने की चेष्टा करी तो वो भी एक तरीके से बाहरी कारक के द्वारा गति में परिवर्तन को देखा जाने लगा। उसी तरीके से दिशा में परिवर्तन, देखिए अगर किसी भी कोई भी वस्तु एक दिशा निर्धारित करके चलिए, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक दिशा में बॉल को फेंका जाता है, एक जो जिस तरफ हमारा बैट्समैन खड़ा होता है। अब क्या है कि जब बैट्समैन वो बॉल उस बैट्समैन तक पहुंचता है तो बैट्समैन अपने बाहरी कारक यानी अपनी फोर्स के द्वारा, अपने बाहरी कारक बल के द्वारा उस बॉल को किसी और दिशा में धकेल देता है। तो वो एक तरीके का दिशा में परिवर्तन होने वाला बाहरी कारक हुआ, यानी बैट्समैन ने उस आते हुए बॉल की दिशा में परिवर्तन कर दी, किसके द्वारा? अपने बाहरी कारक बल के द्वारा, ठीक है, बल के द्वारा। ओके, देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से इसको पूरी तरीके से विस्तृत तरीके से आपको बता दिया कि किस तरीके से आकार में परिवर्तन, गति में परिवर्तन और दिशा में परिवर्तन को देखा गया और समझा गया, ठीक है। उसी तरीके से इसकी जो एसआई यूनिट है बल की वो है न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ठीक है, ये इसकी यूनिट है, एसआई यूनिट, एट द यूनिट यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, सबकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है। उसी तरीके से इसकी भी एसआई यूनिट है। उसके बाद एक और लाइन है कि जो हमारा बल है वो एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्या होता है? ठीक है, यह एक सदिश राशि, सदिश राशि का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में वाले को भी बता दे रहा हूं मैं। सदिश राशि का मतलब होता है वेक्टर, ठीक है। देखिए सदिश राशि, जब भी वेक्टर की बात होगी ना तो उंगली ऐसे बनता है वी, वी यानी दो चीज इसके अंदर प्रेजेंट है, दो चीजों का योग होकर इसका निर्माण हुआ है, यानी इसके अंदर आपको मैग्नीट्यूड तो मिलेगा ही मिलेगा, मैग्नीट्यूड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में डायरेक्शन का भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको बल किसी भी दिशा में लग रही है तो बल की एक दिशा निर्धारित की जाएगी कि बल उत्तर दिशा में लगा है, बल पूरब दिशा में लगा है, बल नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, तो आप बल की दिशा निर्धारित होगी। उसी तरीके से उस बल की का कितना मैग्नीट्यूड है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चीज़ें चल रही है या 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो जो वैल्यू होता है ना, वो जिस वैल्यू में आपने उस पर फोर्स लगाया है वो वैल्यू जो होगा ना वो उसकी मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया। अब चलिए हम इसके टाइप्स के बारे में कुछ बातचीत करते हैं, ठीक है। ये है कुछ बल के प्रकार, जैसे कि घर्षण बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम घर्षण बल, तो अभी घर्षण बल के बारे में बातचीत करेंगे। घर्षण बल क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। घर्षण बल एक ऐसा बल है जो कि बल के अपोजिट यानी विपरीत दिशा में कार्य करता है, और इसमें ये जरूरी होता है कि दो कांटेक्ट में दो बॉडी हो, मतलब एक बॉडी किसी के सतह के कांटेक्ट में हो, दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में हो। अगर नॉन कांटेक्ट होएगा तो घर्षण बल वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो डेफिनेशन से समझिए कि यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है या दो सतहों के बीच कार्य करता है, और ये दो सतहें नहीं प्रेजेंट होने पर यह बल कार्य नहीं करेगा। जैसा कि आप ध्यान देते होंगे अपने डेली लाइफ में कि जिस तरीके से आप रोड पर चल पाते हो, ठीक है, तो आप चल क्यों पाते हो? क्योंकि आपका जो चप्पल या जूता जो है वो जो रोड से है ना वो घर्षण यानी ग्रिपिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो ग्रिपिंग ही आपको उसमें चलने में सहायता प्रदान करता है, वो ग्रिप आप पे बनाए रखता है। अगर वो ग्रिपिंग लूज हो जाएगा तो ये आपकी बॉडी उस पर सही से चल नहीं पाएगी। आपने देखा होगा कि जो फुटबॉल या क्रिकेटर जो खेलते हैं उनके शूज़ में
स्पाइक्स बने होते हैं जिसके थ्रू वो मैदान में आसानी से दौड़ पाते हैं, जिससे स्पाइक के द्वारा उनका जो मैदान के साथ जो ग्रिप है वो अच्छा से बन पाए, जिसके कारण से वो मैदान में आसानी से दौड़ पाए। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो वो उस मैदान में फिसल जाएंगे, यानी ग्रिपिंग अगर नहीं हो पाएगा तो वो फिसल जाएंगे। फिसलने का सबसे बेहतरीन उदाहरण आप देखते होंगे कि अगर कोई जगह में बर्फ गिरता होगा तो बर्फ गिरने के बाद वो जगह में ग्रिपिंग एकदम ख़त्म हो जाएगी, तो घर्षण बल एकदम नगण्य हो जाएगा, और फिर वहाँ पर आने जाने वाले लोगों के का जो एक सरफेस, मान लीजिए आपके जूते में तो ग्रिप है बट नीचे कांटेक्ट जो जिस बॉडी पर आप चल रहे हो उस बॉडी सरफेस पे आपको ग्रिपिंग मिल नहीं रहा है, तो आपका जो बॉडी है वो फिसल जाएगा वहाँ पे। यानी दोनों बॉडी के बीच में ग्रिपिंग होना अनिवार्य है, और यहाँ पे हमेशा ग्रिपिंग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब घर्षण बल के बहुत फ़ायदे भी होते हैं तो बहुत नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे तो मैंने गिनवा दिए, नुकसान ये है कि घर्षण बल बहुत सारे मशीनरी में भी देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पे भी आपको जब उसके मशीनरी चलते हैं तो उनके बीच में घर्षण बल लगते हैं, तो उस घर्षण बल को कम करने के लिए भी लुब्रिकेंट और पॉलिशिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जब घर्षण होता है उन मशीनों के पुर्जों में तो उनका वियर एंड टियर होता है। वैसे ही आपने घर्षण देखा होगा, जो गाड़ियाँ होती हैं उनके टायर भी जो रोड सरफेस होता है उससे कांटेक्ट बना के चलते रहते हैं। जब उनकी ग्रिपिंग कम हो जाती है तो तो वो जो टायर होते हैं ना वो स्किड करते हैं, मतलब वो अपने फिसलते रहते हैं। तो ये कब कम होता है? जब किसी एक सरफेस की ग्रिपिंग कमज़ोर पड़ जाती है, तो ये आपको तभी देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद वो चीज़ ख़राब हो जाता है। अगर बार बार फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन से वियर एंड टियर होता है और उसके बाद वो वस्तु खराब हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल। अब अभिकेंद्र बल क्या है? अगर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर मोशन कर रही है, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन कर रही है तो देखिए, ये जो सब बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसकी वेलोसिटी जो है ना, जो इसकी स्पीड है ना, वो आपका कांस्टेंट है। यानी इस डायरेक्शन में भी सेम स्पीड है, इस डायरेक्शन में भी सेम, इस डायरेक्शन में भी सेम, और इस डायरेक्शन में भी सेम, यानी इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। लेकिन जब आपका डायरेक्शन चेंज होएगा ना, जब आपका डायरेक्शन इसमें चेंज होगा तो इसके अंदर आपकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ है, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके अंदर, यानी उस वस्तु में जो कि सर्कुलर मोशन में घूम रही है, उसके अंदर एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। इसी एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और वो एक्सेलरेशन जो होता है, हमारा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो होता है वो टूवर्ड्स द सेंटर लगता है। मतलब किस ओर? टूवर्ड्स द सेंटर, हर तरफ से टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो इसमें क्या मेन चीज़ होता है ना कि आपका अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उसके अंदर, उसके अगर वृत्तीय पथ पे घूम रही है तो उसमें एक समान चाल से गति करती है, वो यूनिफॉर्म स्पीड में रहेंगे। लेकिन उसके वेग में परिवर्तन होने के कारण, क्योंकि वेलोसिटी में परिवर्तन होगा, क्योंकि वेलोसिटी में परिवर्तन क्यों होगा? क्योंकि उसके वेलोसिटी में इसलिए परिवर्तन देखने को मिलेगा क्योंकि उसके डायरेक्शन में परिवर्तन देखने को मिला है। तो वेलोसिटी में परिवर्तन होगा तो उसमें अभिकेंद्र त्वरण काम करेगा, और ये जो बल होता है ना वो हमेशा वृत्त की केंद्र की ओर लगता है, यानी टूवर्ड द सेंटर लगता है, टूवर्ड्स द सेंटर लगता है हमेशा। इसका एक वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमारा सन होता है वो जो अपने आसपास जो ग्रह होते हैं उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। वो आकर्षित किस बल के द्वारा करता है? वो सेंट्रीपेटल फोर्स के द्वारा आकर्षित करता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में ये लोग भी एक यूनिफॉर्म स्पीड के थ्रू घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये अर्थ को अपनी तरफ खींचता है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द
अर्थ, हर डायरेक्शन में, ठीक है, हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक ये उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण आपका हो गया कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, लेकिन सेंटर में होता है हमारा पॉजिटिव प्रोटॉन के कारण। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होता है, बट सेंटर जो होता है वो प्रोटॉन के कारण जो धनावेशित होता है, तो प्लस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इसमें एक सेंट्रीपेटल फोर्स के जैसा कार्य करता है, क्योंकि ये भी एक सर्कुलर मोशन में ही कार्य हो रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और उदाहरण है जो आपका, वो आपका हो जाएगा कि एक सन का हो गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हो गया, और तीसरा उदाहरण जो हो गया, मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग से एक स्टोन को बांधा और उसको चारों ओर ऐसे घुमा रहे हैं। तो जब चारों ओर उसको ऐसे घुमाओगे ना, तो इस स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स वर्क करेगा, जिस फोर्स को हम कहेंगे टेंशन फोर्स। जो कि टेंशन किस तरफ लग रहा होगा, टेंशन किधर लग रहा होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पॉइंट। जिस पॉइंट से हम घुमा रहे हैं, जिस पॉइंट से हम घुमा रहे हैं, उस पॉइंट में सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण टेंशन फोर्स वर्क कर रहा होगा। तो ये जितने भी उदाहरण मैंने दिए वो सर्कुलर मोशन पर आधारित सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप बताइए, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्र बल। अब अपकेंद्र बल क्या होता है ये आराम से समझिए। देखिए, अपकेंद्र बल को फेक फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि एक इमेजिनरी फोर्स होता है, मतलब ये रियल में होता नहीं है, बट इसे माना जाता है कि ये फोर्स है। जैसे कि मैं बताता हूँ ये फोर्स को क्यों माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक झूला है, इसमें 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, ठीक, और ये जो झूला है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। फिर कोई तीसरा इंसान वो अलग जगह में खड़ा है, ठीक। जो तीसरा इंसान, इसमें से एक भी इंसान को अगर ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो पहला इंसान है वो मूव कर रहा है, ठीक, वो मतलब रेस्ट में नहीं है। यानी जब वो मूव कर रहा है तो इसके यहाँ टेंशन फोर्स काम कर रहा है, जो कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। बट इसके जो अंदर बैठा हुआ जो आदमी है, आदमी नंबर 1, तो वो दूसरे वाले आदमी को रेस्ट में देख रहा है, ठीक है। तो जब वो रेस्ट में उसे देख रहा है, तब उसे लग रहा है कि भाई जब इसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स काम कर रहा है तो ये मूव क्यों नहीं कर रही, रेस्ट में क्यों है ये, ठीक है। तो वो रेस्ट में होने के कारण उसने एक अलग बल की ही कल्पना की, जिसे हमने नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी उसने ये इस चीज़ पर एक नया बल इंट्रोड्यूस किया कि जब इंसान एक वृत्तीय पथ पर समान गति से घूमता है, समान स्पीड से घूमता है, तो उस पर एक अन्य बल भी काम करता है सेंट्रीपेटल फोर्स के अलावा भी, जिसे हम अपकेंद्र बल कहते हैं, जो कि अवैध सेंटर होता है, मतलब आपके सेंटर के विपरीत दिशा में होता है। जब जो दिशा सेंट्रीपेटल फोर्स की होती है, उस दिशा के विपरीत दिशा में यह फोर्स कार्य करता है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो समान होने के कारण यहाँ पे जो फोर्स होता है वो जीरो हो जाने के कारण ये जो दूसरा इंसान है वो पहले वाले इंसान को जीरो फोर्स पे लगता है, यानी वो रेस्ट में उसको मान लेता है। यही ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे गति करता है तो वस्तु पे वृत्तीय पथ
के केंद्र से बाहर एक बल कार्य करता है जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं। बस ये अपकेंद्र बल, बस यही जानिएगा कि अपकेंद्र बल एक इमेजिनरी फोर्स है, ये होता रियल में नहीं होता है, ये बस इमेज आपने परिकल्पना की है, उस कल्पना के आधार पर। और क्यों कल्पना की है वो भी मैंने बता दिया कि क्योंकि उस फ्रेम में बैठे हुए ऑब्जर्वर ने दूसरे इंसान को जब ऑब्जर्व किया तो देखा कि उसको वो तो एक रेस्ट में है और सेंट्रीपिटल अगर फोर्स लग रहा है तो वो मूव करना चाहिए। तो इसने सेंट्रीपिटल फोर्स को मतलब नगण्य करने के लिए एक फोर्स की परिकल्पना की जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे कि आपने देखा भी होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से दूध से आपका जो मक्खन है उसको निकालने में यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जब आप पानी निकालते हो, जब आप वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा धोते हो तो उसकी एक जब पानी निकालने वाला जगह होता है तो उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तहत ही वो कार्य करता है। तो ये रहा हमारा आज का घर्षण बल, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इस तीनों में क्या आपको अच्छा लगा और क्या इसमें आपको कमी लगी वो आप बताइए, तो मैं इसको और अच्छे से आपको समझा दूंगा। अगर जो भी कमी लगी वो मैं बताऊंगा आपको भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी लगी। मैं सारी चीज़ों को एक बाय एक कंटेंट फुलफिल करके आपको डेफिनेशन सहित मैं समझा रहा हूँ कि क्यों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया, क्यों क्या होता है सेंट्रीपेटल फोर्स, क्या हुआ फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स को भी समझाया मैंने। तो ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।